यूपी पीसीएस 2023 के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएएस के इस करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। मित्रों, आप जानते हैं कि इस समय करंट अफेयर्स की जो पत्रिकाएं आ चुकी हैं उसमें से यूपी पीसीएस के लिए दो बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं जिन पर आप सभी लोगों का लगातार विश्वास रहता है और लगभग हर पीसीएस परीक्षार्थी उसको पढ़ता ही है। यह है घटना चक्र की दृष्टि और घटनासार। ये दो ऐसी पत्रिकाएं हैं जिनको करंट अफेयर्स के लिए आप लोग सबसे अधिक पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इसको इसी ट्रेंड के आधार पर तैयार भी किया गया होता है कि अधिकांश चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। अब कमोबेश कभी अधिक मिलते हैं कभी कम मिलते हैं, लेकिन लगभग क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल भी जाते हैं। एक बार आपको रिवीजन इनका सबका करना होगा। हम एक क्विक फास्ट रिवीजन करेंगे और इस रिवीजन के साथ हम आपको बताएंगे दृष्टि में पूछे गए जो भी सारे टॉपिक हैं उस पर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से घटनासार के भी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, दोनों पर चर्चा करेंगे। ये आपका करंट अफेयर्स आप जानते हैं कि ये 15 अप्रैल तक का है और मई से अप्रैल 15 अप्रैल तक का है, जो कि अपने आप में सफिशियंट है। तो आते हैं इसकी बिना समय गंवाए हुए इसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन आपको इसके लिए डीपीआईएएस देवप्रयागम आईएएस के यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके क्या क्या प्राप्त करेंगे, देखिए यूपी स्पेशल की सीरीज हमारी लगातार चल रही है। अगर आपको यूपी स्पेशल की हमारी क्लासेज और पीडीएफ नोट्स नहीं मिले तो आप हमारे नंबर पर जो यूट्यूब चैनल में आपको दिए गए हैं आप वहां पर आकर के और आप देख सकते हैं, वहां पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अगर यूपी पीसीएस के लिए यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स के लिए भी आपको जो नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ हम एक फास्ट रिवीजन इसके साथ करेंगे। और ये जितने भी दृष्टि और घटनासार इन दोनों पर जो आपके टॉपिक दिए गए उस पर एमसीक्यू आपको हम उपलब्ध कराएंगे, सारे एमसीक्यू आपको उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरीके से आप इन दोनों को लेकर के आप बेहतरीन कर सकते हैं। आते हैं, देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हो सकती है। ये तो नहीं कहेंगे कि यही आएगा, लेकिन हाँ संभावनाएं हैं। यहाँ पर कई तरीके से प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। एक तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा विधानसभा और राज्यसभा के चुनावों से संबंधित हो सकता है। दूसरा आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने के जो क्या मापदंड हैं और राज्य स्तरीय पार्टी बनने के क्या मापदंड, वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो आपके पॉलिटी का भी हो सकता है और करंट अफेयर्स का हो सकता है। किन किन राजनीतिक दलों को अभी राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा उनका समाप्त किया गया है और किनका जो है राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो कहीं से कोई भी ऐसा प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। फिलहाल सबसे पहला पॉइंट तो आपको देख लेना होगा कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल चुका है और ये दर्जा कौन देता है? चुनाव आयोग द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय राजनीतिक दल का दर्जा देने और दर्जा समाप्त करने का कार्य किसको कौन देता है? ये केंद्रीय चुनाव आयोग देता है। राज्य चुनाव आयोग की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। और किस कानून के तहत दिया जाता है? ये चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत दिया जाता है। ठीक है, तो 1968 को याद रखिएगा। विकल्प में आपके जनप्रतिनिधित्व अधिनियम भी दे सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत दिया जाता है। अब इसके लिए मापदंड क्या क्या है कि लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम 4 राज्यों में, कितने राज्यों में? 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% मत प्राप्त हुए हों। तो ध्यान रखिएगा, 4 राज्यों में 6% मत और 4 सीटें, तो 4 राज्यों में 4 सीटें 6% मत, ये हो गया। ठीक है, लोकसभा के पिछले आम चुनावों में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटें पर प्राप्त किया हो और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से उसके दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हों। उस राजनीतिक दल को 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, तो इन शर्तों में से किसी भी एक शर्त को अगर कोई पूरा कर लेता है तो उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है। और इस शर्त को जो गंवा देता है उसका दर्जा समाप्त हो जाता है। तो अभी हाल ही में 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया है।
जबकि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, अब यहां से प्रश्न बन सकता है कितने राजनीतिक दलों को से ये दर्जा ले लिया गया है। ठीक है, तो यहां से एक प्रश्न बन सकता है कितने राजनीतिक दलों से दर्जा वापस किया गया है। तो ये दर्जा जो वापस किया गया है वो किसका किया गया है, ये है आपका जो है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी दीदी की पार्टी। टीएमसी का दर्जा सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, समझिए इतनी सबसे पुरानी पार्टी, और सबसे पुरानी पार्टी को अब राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से महरूम होना पड़ा। क्यों होना पड़ा ये राजनीति का विषय हम लोगों का नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी की, ठीक है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ठीक है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इन तीन राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त हो गया है। कुल 9 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो चुके थे, लेकिन इनका दर्जा समाप्त हो गया है। तो वर्तमान में कुल 6 राजनीतिक दल हैं। अब इसका हम एमसीक्यू भी आपको उपलब्ध कराएंगे। पूरा आपका जो ये दृष्टि होगी, पूरे दृष्टि का एमसीक्यू आपको उपलब्ध करा देंगे। थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन आपको मिल जाएगा। मान करके चलिए कि 30 अप्रैल से और 4-5 मई के बीच में आपको पूरा मिल जाएगा, एमसीक्यू मिल जाएगा, पूरा आंसर विश्लेषण के साथ आपको दे देंगे। एक तरीके से वो भी रिवीजन आपका हो जाएगा। हाल ही में संपन्न गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा करने के बाद इस पार्टी के प्रत्याशियों ने चुनाव में कुल वैध मतों का 12.5% मत प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये भी इसका एक बड़ा कारण रहा है। तो इसके अलावा इनकी सीटों की संख्या में भी इनका योगदान रहा है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। तो जब राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई, तो उसी मापदंड के आधार पर आम आदमी पार्टी 4 राज्यों, ठीक है, पंजाब, गोवा, दिल्ली और गुजरात, ठीक है, 4 राज्यों में, पंजाब में, गोवा में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में और गुजरात में, ठीक है, गुजरात में भी ये इस रूप में हो चुकी थी। ठीक है, तो गुजरात भी इसमें शामिल था। गुजरात, तो इस तरीके से 4 राज्यों में, गुजरात में, दिल्ली में, पंजाब में और गोवा में, ये भी पूछा जा सकता है। यहां से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं मल्टीपल चॉइस कि किन किन आम आदमी पार्टी को किन किन राज्यों में जो है क्षेत्रीय राजनीतिक दल का, राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त है। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो इस प्रकार आम आदमी पार्टी ने कुल 4 राज्यों के मापदंड को पूरा कर लिया है और इसीलिए अब इस राजनीतिक दल को क्या मिल गया है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हो गया है। अब कौन कौन हो गए आपके 4 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो गए। ये 4 आपके कौन कौन हैं, आपके शेष 3 हट गए तो 6 राजनीतिक दल हो गए। 6 राजनीतिक दलों में आपके कौन कौन हो गए, एक तो आपका हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये अपना जलवा कायम बनाए हुए हैं। बीएसपी का जलवा अभी भी कायम है। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, ये सीपीआई है। देखिए दोनों में अंतर है, वो जिसको समाप्त किया गया वो सीपीआई है, ये सीपीआई एम है। दोनों में कंफ्यूजन रहेगा, ध्यान रखिए। मान लिया मैचिंग करने के लिए आ जाए तो वहां पर भी ध्यान रखिएगा, सीपीआई एम और सीपीआई ये दोनों हैं। नेशनल पीपुल्स पार्टी है एनपीपी, और अब हो गई ये आपका नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है, जानते हैं नॉर्थ ईस्ट की अकेले पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी है। आम आदमी पार्टी आपकी हो गई। तो इस तरीके से आप देखें तो 3 ऐसी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जिन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कहां से की थी, राज्यों से की थी, और वो क्या बन गए, राष्ट्रीय राजनीतिक दल बन गए। शेष जो है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम, ये नेशनल से ही अपनी शुरुआत किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण रहा है।
यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल दिमाग में सेट किए रहना है कि वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। कौन कौन से राजनीतिक दलों की मान्यताएं समाप्त की गई हैं, ठीक है, वो भी आपका क्लियर हो गया। और नई कौन सी पार्टी रही जिसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हुआ है, उस राजनीतिक दल को, यानी आपको किन किन राज्यों में इन्हें राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त है, और राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के मापदंड क्या हैं, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? बजट 2022-23 के दौरान वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा की गई थी, और इस प्रोग्राम के तहत जो आपके सीमावर्ती क्षेत्र में बसे हुए गांव क्षेत्र हैं, उनके विकास के लिए और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं का विकास करने के लिए प्रयास करने का प्रावधान था, और उसी की शुरुआत की गई है। 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया है, ठीक है। कहां से लॉन्च किया गया है? इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश के अंजाव, ऐसे याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, आ से अरुणाचल, आ से अंजाव, ठीक है। तो आ से अरुणाचल प्रदेश, आ से अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव कीबितू में लॉन्च किया गया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, अंजाव जिला और कीबितू गांव का नाम है, वहां से लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो वाइब्रेंट जो आपका यह प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? सीमावर्ती जो गांव हैं, सीमा के आपके LAC और LOC दोनों, अगर अभी तो फिलहाल हमारी कहाँ से शुरुआत हुई है? ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अर्थात ये आपके मैकमोहन रेखा से शुरुआत हुई है, LAC से शुरुआत हुई है, ठीक है। तो यहाँ से जो शुरुआत हुई है, यानी चीन के बॉर्डर से वहाँ पर जो हमारे गांव क्षेत्र है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास अति आवश्यक था, क्योंकि आए दिन चीन हमारे साथ ऐसी हरकतें करता रहता है और अपना कृत्रिम गांव भी बसाता रहता है। ऐसी स्थिति में अपने गांव क्षेत्र को, अपने सीमावर्ती गांव को अत्याधुनिक सुविधाएं देना हमारा दायित्व है। इसी के देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, और प्रधानमंत्री जी के उसी ड्रीम प्रोजेक्ट को इसको लॉन्च किया गया है। 10 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया। अरुणाचल प्रदेश का अंजाव जिले का कीबितू गांव था। चलिए 15 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उसकी अध्यक्षता करते हुए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी थी। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अब विकल्प दे देंगे, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है? 4 विकल्प दे देंगे, उनमें से आपको बनाना होगा, ठीक है। तो पहला हो गया, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी मंजूरी वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन बनेगा, इसकी समय सीमा क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या है। तो टाइम पीरियड क्या है? 2022-23 से 2025-26 ये है। इस अवधि के लिए इसका वित्तीय आवंटन 4800 करोड़ रुपए किया गया है, ठीक है। 2-3 पॉइंट यहीं से हो गए। इसके अंतर्गत 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख, यानी 4 राज्य और एक संघ शासित प्रदेश की सीमा से सटे हुए 19 जिलों के 46 ब्लॉकों के 2967 गांवों को समग्र विकास के लिए शामिल किया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 6 से 62 गांवों में इसकी पहचान की गई है, जिसमें से 455 गांव अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कार्यक्रम चिन्हित सीमावर्ती गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करेगा। अब उद्देश्य क्या क्या है इसका? जीवन स्तर में सुधार करना, उन्हें अपने मूल स्थान पर रहने के लिए प्रोत्साहित करना, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, गांव में रोजगार के अवसर सृजित करना, गांव के लोगों को अत्यधिक सुविधाएं मुहैया कराना
और गांव से होने वाले पलायन को रोक लेना। अब यहाँ पर विकल्प दिए जाएंगे, आपको उसमें में से छटनी करना होगा। नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपका सबसे बेहतरीन रहेगा। ठीक है, इससे इन गांवों में लोगों के पलायन रोकने में मदद मिलेगी और सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। अर्थात कोई भी व्यक्ति अब क्या नहीं कर पाएगा, बहकावे में नहीं आएगा, चीन के बहकावे में वो नहीं आएगा। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा निर्मित किया जाएगा। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा, कई चीजें इसमें महत्वपूर्ण है। इसमें इसका संचालन कौन करेगा, इसकी जो कार्यकारी एजेंसी होगी वो क्या होगी, जिला प्रशासन होगी, और जो मूल एजेंसी जहां पर इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जो करेगी वो आपकी ग्राम पंचायत होगी। तो ग्राम पंचायत जिला प्रशासन के सहयोग से इसको अपने स्थानीय स्तर पर जो इम्प्लीमेंट करेगी, और पूर्ण रूप से या केंद्र प्रायोजित योजना है, इसकी पूरी फंडिंग कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 4800 करोड़ रुपए 2022-23 से 2025-26 तक के लिए आवंटित कर दिया है। 4 राज्य और एक संघ शासित प्रदेश शामिल है। 4 राज्य यानी जो आपकी एलएसी, मैकमोहन एलएसी से जो जुड़े हुए हैं, अर्थात आपके अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, और संघ शासित प्रदेश कौन सा आपका है, लद्दाख है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 19 जिले के 46 ब्लॉक के 2967 गांव को इसमें शामिल किया गया, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये रही आपकी सबसे महत्वपूर्ण, बड़ी महत्वपूर्ण जो है न्यूज रही आपके वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के संदर्भ में। तो 2 पॉइंट आपका क्लियर हो गया। हमें लगता है कि आपको एग्जाम तक तो इसको नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए, आपको बताएं, यूपीपीसीएस का बड़ा शानदार ट्रेंड रहा है। यूपीपीसीएस का ट्रेंड यह रहा कि जब जब चुनाव होता है और चुनाव के दौरान यूपीपीसीएस या उसके बाद जब यूपीपीसीएस होता है और कई राज्यों के चुनाव होते हैं, यूपी का भी चुनाव अगर होता है तो भी, नहीं है तो भी, तो वहां के चुनाव से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब चुनाव परिणाम के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि मार्च 2023 में किन किन राज्यों में चुनाव संपन्न हुए। ठीक है, तो मार्च 2023 में पूर्वोत्तर के मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, यानी एमएनटी को याद रखना, एमएनटी मेघालय, ठीक है, नागालैंड और त्रिपुरा, एमएनटी को याद रखिएगा, 3 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए। अब इसमें मान लिया कभी कोई प्रश्न यहां से पूछ ले, लेकिन सीधे सीधे क्या पूछा जाता है, सीधे सीधे पूछा जाता है, स्थिति पूछ लेते हैं। इसमें दे देते हैं, एक तरफ आपका जो है राज्य दे देते हैं, दूसरी तरफ वहां के सीटों की संख्या दे देते हैं। ये यूपीपीसीएस का ट्रेंड रहा है। तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा, यहां आपको ये ध्यान देना होगा कि जो सीटों की संख्या रही है उनको आपको ध्यान देना होगा कि किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हुई हैं, ये आपको ध्यान देना है। जैसे नागालैंड का जो चुनाव परिणाम आया उसमें 32 सीटें मिली हुई हैं, किसको, 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हुई है, 13 मिली है टिपरा मोटा पार्टी को मिली हुई है, और कम्युनिस्ट पार्टी को 11 मिली हुई है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 3 मिली है, इंडिजिनस पीपुल्स पार्टी ऑफ त्रिपुरा को 1 सीटें मिली है। यानी सबसे बड़ी पार्टी किसकी रही है, सबसे बड़ी पार्टी आपकी रही है जो है भारतीय जनता पार्टी की रही है। ठीक है, और भाजपा नेता माणिक साहा वहाँ के मुख्यमंत्री बने, तो ये त्रिपुरा का हो गया। ठीक है, अब देखिए नागालैंड में, देखिए नागालैंड में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव अलायंस 25 सीटें लिया है। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें मिली हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं, और नेशनल पीपुल्स पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 2 सीटें मिली हैं, नागा पीपुल फ्रंट को भी 2 सीटें मिली हैं। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में आप देखोगे तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी क्या हुआ है, एक महत्वपूर्ण न्यूज जो यहाँ की रही है, वर्ष 2023 के चुनाव में नागालैंड के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुई है। ठीक है, और ये उपलब्धि किसको मिली है,
हेकानी जखालू को मिली है, ये ध्यान रखना है। हेकानी जखालू ये दीमापुर 3rd निर्वाचन क्षेत्र से विजयी रही हैं। ठीक है, तो सरकार किसकी बनी है? एनडीपीपी की बनी है और इनके नेता नेफ्यू रियो को 5वें कार्यकाल हेतु मुख्यमंत्री बनाया गया है नागालैंड का। ठीक है, और टीआर जेलियांग तथा यांगथुंगो पैटर्न ने उप मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया है। तो ये भी आपकी बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज रही है नागालैंड के संबंध में। ठीक है, ये तो होगा आपका नागालैंड हो गया। मेघालय में भी देख लीजिए, मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी को 26 सीटें मिली हैं, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी को 11 सीटें मिली हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 5 मिली हैं। वायएसआर पीपुल पार्टी को 4। भारतीय जनता पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन यहाँ 2 सीटों को लेकर के रहा है। ठीक है, तो यहाँ 7 मार्च 2023 को कोनराड के संगमा ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। ठीक है, प्रिस्टोन टाइनसांग, और इसमें देखिए नाम तो आपको जल्दी याद नहीं होंगे। ठीक है, और ना ये पूछा ही जाएगा, यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। हाँ, बस केवल सीटों की संख्या पूछ सकते हैं या मुख्यमंत्री दे देंगे, नाम दे देंगे, एक तरफ मुख्यमंत्री दे देंगे, एक तरफ राज्य दे देंगे। ये मिलाने के लिए, मैचिंग करने के लिए यहाँ से प्रश्न हो सकता है। तो बस आपको ये देखना होगा कि इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों का नाम दिया गया, उनको आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? के संगमा, ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि पीए संगमा को आप पहले से जानते रहे हैं, इसलिए के संगमा है तो आप उनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका चुनाव हो गया। चुनाव 3 पूर्वोत्तर राज्यों के साथ ये चुनाव हुआ है, तो निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब अगला पॉइंट आपका आता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। ठीक है, 4 अप्रैल 2023 को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई है। लेकिन मित्रों, हम लोग आज की क्लास केवल ये पहली एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, आज हम लोग अपनी क्लास यहीं से लेंगे। आप DPIS यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी पर आपको ये पूरी क्लास मिलेगी। ये पूरी क्लास फ्री ऑफ कास्ट रहेगी। इसका हम पूरा MCQ आपको करवाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कास्ट रहेगा। तो आप बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी के लिए आगे बढ़ते रहिए, बिना कोई रुकावट के, बिना कोई समस्या के, बस स्वस्थ बने रहिए। इस बीच आपका स्वस्थ बने रहना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, स्वस्थ रहते हुए आपने इस मुकाम को हासिल करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक कठिन दौर से गुजरना होगा जो इसमें चल रहा है। परीक्षा की डेट के संबंध में एक अपडेट दिया गया था, कोई अपडेट आएगा तो उसको भी दिया जाएगा। फिलहाल अभी तो आपको मान करके ये चलना है कि 14 मई को ही परीक्षा रहेगी और परीक्षा के टलने की जो भी संभावना होगी वो आपको अपडेट बताया जाएगा। लेकिन आप यही मान करके चलिए कि हमारी परीक्षा उसी दिन है, वो उसी दिन नहीं बल्कि कल है या अगले हफ्ते है, ये मान करके चलेंगे तो क्या रहेगा, आपके ऊपर एक बेहतरीन कंसंट्रेशन के साथ आपकी पढ़ाई होती रहेगी। तो आप पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ बने रहिए, मस्त बने रहिए, DPIS के साथ बने रहिए। पूरा घटनाचक्र आपका रिवीजन किया जाएगा, इसके लिए भी आप लगातार हमसे DPIS से जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपकी आगामी आने वाली इस परीक्षा के लिए।